अब मान लीजिए हमारी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होती है। यदि 1 मार्क्स का प्रश्न आता है तो इन सभी का निष्कर्ष के रूप में हमें एक परिभाषा बनानी है। हम क्या परिभाषा बना सकते हैं? मुद्रा एक। नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुद्रा पर। मुद्रा क्या होती है, मुद्रा का अर्थ क्या होता है, मुद्रा को किस प्रकार से हम परिभाषित करते हैं, अर्थशास्त्र में किस प्रकार से मुद्रा को परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों, आज सभी पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने वस्तु विनिमय को समझ लिया है। तो वस्तु विनिमय क्या होता है? जब हम वस्तु से वस्तु का लेन देन करते हैं, जो आदान प्रदान करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय कहते हैं। उसे हम बहुत विस्तार से समझ चुके हैं, 2 सेशन हमने लिए हैं। लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाकर देख भी सकते हैं। आज हमें क्या समझना है? मुद्रा कि मुद्रा का अर्थ क्या होता है। तो मुद्रा का अर्थ समझने के लिए हमें वस्तु विनिमय को समझना भी जरूरी रहता है। क्या रहता है कि वस्तु विनिमय में तो मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वस्तु विनिमय करने के लिए हमें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी कठिनाइयां, वो भी हम समझ चुके हैं भाई। सबसे पहला तो ये कि हमें दोहरी आवश्यकता का क्या होता है? अभाव होता है। दोहरी आवश्यकता किस प्रकार की? कि जिस वस्तु की हमें आवश्यकता है और जो वस्तु हमारे पास है, जिस वस्तु की किसी व्यक्ति को आवश्यकता है जो कि उसके पास है, तो एक दूसरे की आवश्यकता क्या होनी चाहिए? मिलनी चाहिए। तब जाके क्या हो पाएगा? विनिमय हो पाएगा, अन्यथा विनिमय नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर हम मुद्रा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अभी हम वर्तमान में क्या करते हैं? मुद्रा का प्रयोग करते हैं। तो मुद्रा का प्रयोग करने से हमें जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, हम मुद्रा के रूप में उसका भुगतान करते हैं और वो वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन वस्तु विनिमय में ये संभव नहीं होता है। इसके अलावा और क्या कठिनाई रहती है? वस्तु विनिमय में हम संचय नहीं कर सकते हैं, मुद्रा उसको जोड़ के नहीं रख सकते हैं, वस्तु का जो मूल्य है उसको जोड़ के नहीं रख सकते हैं, हस्तांतरण भी नहीं कर सकते हैं, और मूल्य का मापन करना भी असंभव रहता है। किस प्रकार से असंभव रहता है? कि जैसे हमने उदाहरण लिया था कि एक व्यक्ति कपड़े का निर्माण करता है, एक गेहूं का उत्पादन करता है। यदि दोनों को वस्तुएं बदलना है तो एक जोड़ी कपड़े के स्थान पर या कपड़े की जगह पर कितना गेहूं वह भुगतान करे, ये मूल्य निर्धारण करने में क्या रहती है? समस्या रहती है। तो इन सभी समस्याओं के निपटान के लिए क्या किया जाता है? मुद्रा का चलन किया जाता है। अब मुद्रा क्या होती है? जो हम आम बोलचाल की भाषा में रुपए पैसे का प्रयोग करते हैं, जो खरीदारी बिक्री के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आप बाजार जाते हो तो क्या लेके जाते हो? पैसे लेके जाते हो। ये जो पैसे होते हैं, जो रुपए होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं अर्थशास्त्र में? इसको कहा जाता है मुद्रा। क्या बोलते हैं? मुद्रा। ठीक है, मतलब जो रुपए पैसे होते हैं उसको मुद्रा कहा जाता है। अर्थशास्त्र में उसे मुद्रा कहा जाता है और आम बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं? रुपया कहते हैं। ये क्या होता है? रुपया। अब ये जो मुद्रा होती है ये सरकार के द्वारा निर्गमित होती है, मतलब सरकार ही इसका नियमन करती है और सरकार ही इसको बनाती है। ठीक है, और ये सरकार तथा जिस देश की मुद्रा है उस देश के लोगों के द्वारा क्या होती है? स्वीकार होती है, मान्य होती है। किस प्रकार से? हमारे देश का जी मुद्रा है, क्या है? रुपया है। हर नागरिक इसको मान्यता है, स्वीकार करता है। 1 रुपए का सिक्का हो, 10 रुपए का सिक्का हो, 5 रुपए का सिक्का हो, 100 रुपए का नोट हो, 2000 रुपए का नोट हो, सभी को क्या करना पड़ता है? स्वीकार करना पड़ता है। आप किसी भी दुकान पे जाएंगे, यदि 200 रुपए के नोट से आप कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल खरीद पाएंगे। वह 200 रुपए के नोट को क्या करेगा? स्वीकार करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक सरकारी मोहर लगी रहती है, जो क्या होती है? मान्य होती है। तो हर देश की अपनी एक मुद्रा रहती है और अपनी उस मुद्रा का एक नाम रहता है। ठीक है, तो मतलब देश बदलने पर मुद्रा का नाम और स्वरूप बदल जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है। इसके लिए हम उदाहरण लें, जैसे हमारे देश की मुद्रा क्या है? रुपया है। ठीक है, हमारे देश की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया है। हम यूएसए की बात करें, यानी अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका की मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर। ठीक है, डॉलर है और उसका स्वरूप भी बदल जाता है। हमारा जो रुपया है, हमारे जो रुपए के नोट रहते हैं वो दिखने में अलग होंगे, डॉलर दिखने में अलग होगा। हमारे नोटों पर महात्मा गांधी रहते हैं, वहां पर किसी और का फोटो रहेगा। किसका रहता है? अब्राहम लिंकन का रहता है। तो वहां का जो स्वरूप रहता है वो अलग हो जाता है। उसी प्रकार हम रूस की बात करें, रूस की, तो रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। उसका स्वरूप भी अलग हो जाता है।
देश बदल गया, मुद्रा का नाम बदल गया, मुद्रा का स्वरूप बदल गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, मुद्रा अपने देश की एक अलग करेंसी होती है जिसमें उस देश के नागरिक क्या करते हैं, लेन देन करते हैं, आर्थिक क्रियाएं करते हैं, मुद्रा का संचय करते हैं, मुद्रा मूल्य का मापन करते हैं और हस्तांतरण भी करते हैं। मतलब कि जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को करने में मुद्रा क्या करती है, सहयोग करती है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, मुद्रा के कार्य माने जाते हैं। अब इन्हीं कार्य और गुणों के आधार पर अर्थशास्त्र में मुद्रा को कई अर्थशास्त्रियों ने क्या किया, परिभाषित किया है। उन सभी की परिभाषाएं भी अभी हम पूरी तो नहीं देख सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं, जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, उन परिभाषाओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम, जैसे हमने कार्य समझ लिए कि क्या क्या कार्य होते हैं, इन कार्यों को हम आगे चलकर विस्तार से समझेंगे। जैसे हमने क्या कर लिया, पहला तो विनिमय किया जाता है, लेन देन जो होता है वो क्या होता है, विनिमय। तो मुद्रा के द्वारा विनिमय किया जाता है। मुद्रा का हम बचत कर सकते हैं, तो क्या होता है, उसको संचय बोलते हैं, मतलब बचत करके भविष्य में प्रयोग के लिए रखते हैं तो उसको बोलते हैं संचय। इसके बाद जैसे आपको आवश्यकता होती है, आप अपने मित्र से रुपए मांग सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हस्तांतरण बोलते हैं। और क्या करती है मुद्रा, मूल्य का मापन करती है। मूल्य का मापन किस प्रकार से, आप बाजार जाओगे, बाजार में हर वस्तु का अपना एक क्या रहेगा, मूल्य निर्धारित रहता है। तो ये मूल्य निर्धारित कब संभव हुआ, जब प्रचलन में मुद्रा आई, हमारे देश में रुपए का उदय हुआ, तब जाके ये संभव हुआ। अन्यथा जब हम वस्तु विनिमय करते थे तब ये क्या संभव था, मूल्य का निर्धारण करने में भी कठिनाई होती थी, मूल्य का मापन करने में भी कठिनाई होती थी। तो ये क्या मान सकते हैं, हम मुद्रा के कार्य मान सकते हैं, जिन्हें आगे चलकर हम अच्छे से समझेंगे विस्तार से। अब इन्हीं को हम मुद्रा के गुण भी कह सकते हैं। तो इन्हीं कार्य और गुणों के आधार पर कई अर्थशास्त्रियों ने इसे परिभाषित किया है। तो सबसे पहले इन परिभाषाओं को दो भागों में बांट दिया जाता है। कौन कौन से भाग हैं, विस्तार संबंधी परिभाषा और प्रकृति संबंधी परिभाषा। कौन कौन सी परिभाषाओं में बांट दिया है, एक विस्तार संबंधी परिभाषा, दूसरा प्रकृति संबंधी परिभाषा। विस्तार संबंधी परिभाषाओं में हम समझेंगे हार्टले विदर्स की परिभाषा, रॉबर्टसन की परिभाषा और मार्शल की परिभाषा। पहले हम विस्तार संबंधी परिभाषाओं पर ही बात कर लें तो प्रोफेसर हार्टले विदर्स क्या कहते हैं, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। बड़ी आसान और छोटी और सिंपल परिभाषा इन्होंने दी है, लेकिन यदि विस्तार के रूप में हम देखें तो इनकी परिभाषा एक विस्तृत रूप रखती है, जिसके अंतर्गत मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा का कार्य कई वस्तुएं करती हैं, जैसे कि धातु के सिक्के हुए, बैंक के नोट हुए, बैंक के चेक हुए, हुंडियां हुई, विनिमय पत्र हुए, ये सब किस में आ जाएंगे, फिर मुद्रा में आ जाएंगे। तो इनकी परिभाषा तो छोटी है, लेकिन एक विस्तृत परिभाषा है। विस्तृत परिभाषा मतलब कि जो विनिमय का काम करती है, जो लेन देन का काम करती हैं, वो सारी इसमें शामिल हो जाती हैं। अब जब सारी शामिल हो जाती हैं तो मुद्रा कोई एक होना चाहिए, उसका स्वरूप एक होना चाहिए। तो उस संबंध में ये फिर परिभाषा क्या हो गई है, गलत साबित हुई। तो इसलिए कई अर्थशास्त्रियों ने इनकी परिभाषा का विरोध किया, इसमें दोष निकाला और इसको अस्वीकार किया। लेकिन पढ़ा जाता है, समझा जाता है। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं प्रोफेसर रॉबर्टसन की परिभाषा। इन्होंने क्या कहा, मुद्रा वह वस्तु है जिसे वस्तुओं की कीमत चुकाने, मुद्रा भी एक वस्तु है जिसे कि दूसरी वस्तुओं की कीमत चुकाने के लिए तथा अन्य प्रकार के व्यावसायिक दायित्वों को निपटाने के लिए विस्तृत रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कह दिया, मुद्रा को एक वस्तु मान लिया। क्या मान लिया है, एक वस्तु मान लिया है जो दूसरी वस्तुओं की कीमत चुकाने तथा व्यावसायिक दायित्वों को निपटाने के लिए विस्तृत रूप में स्वीकार की जाती है। इनकी परिभाषा थोड़ी बड़ी थी, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, परिभाषा में मुद्रा को धातु मुद्रा के रूप में संकुचित कर दिया है। किस प्रकार से संकुचित कर दिया है कि मुद्रा एक वस्तु है, मतलब एक वस्तु के रूप में इसको संकुचित कर दिया, एक छोटा स्तर दे दिया। इन्होंने परिभाषा छोटी दी थी लेकिन एक विस्तृत परिभाषा थी। इन्होंने परिभाषा बड़ी दी लेकिन क्या कर दिया, उसका जो अर्थ निकला वो बहुत संकुचित अर्थ निकला। इसलिए कई अर्थशास्त्रियों ने इनकी परिभाषा का भी विरोध किया, इसमें दोष निकाल दिए। उसके बाद मार्शल ने क्या किया, इन दोनों की जो परिभाषाओं के दोष थे उन्हें दूर करने का प्रयास किया और अपनी एक परिभाषा दी। मार्शल क्या कहते हैं, मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं जो किसी विशेष समय अथवा स्थान पर बिना किसी प्रकार के संदेह अथवा विशेष जांच के वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने तथा व्यय करने के साथ साधन के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती हैं। ये क्या है,
ये मार्शल की परिभाषा है। अब मार्शल ने क्या सोचा कि इनके जो दोष निकल रहे हैं वो शायद दूर हो जाएं, तो इनकी परिभाषा भी लंबी हो गई है और इनके जो दोष थे, जैसे कि इनकी परिभाषा बहुत विस्तृत थी और इनकी परिभाषा बहुत संकुचित थी, तो इसको दूर करने का इन्होंने प्रयास किया और मुद्रा में वे सभी वस्तुएं शामिल करनी की जाती हैं जो कि किसी विशेष समय एवं स्थान पर किसी प्रकार के संदेह के बिना विशेष जांच के साथ वस्तुएं एवं सेवाओं को खरीदने का तथा व्यय करने का कार्य करती हैं और सामान्यतः सभी लोगों के द्वारा स्वीकार की जाती हैं। एक प्रकार से इन्होंने भी क्या कर दिया था, मुद्रा का वर्णन कर दिया था। ठीक है, यहाँ तक ये परिभाषाएं किस में आती हैं, ये आती हैं विस्तार संबंधी परिभाषाओं में। अब हम समझेंगे प्रकृति संबंधी परिभाषाएं। प्रकृति का सीधा सा अर्थ लोग क्या लगाते हैं, नेचर लगाते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसको नेचर बोलते हैं, लेकिन हमें यहाँ समझना है क्या, यहाँ प्रकृति का मतलब व्यवहार, ये भी अर्थ है। अगर हम समझें तो ये सेम है, नेचर और व्यवहार सब कुछ सेम रहता है, बस शब्दों को हमें समझना है। तो व्यवहार के आधार पर कुछ परिभाषाएं दी हैं अर्थशास्त्रियों ने। सबसे पहले परिभाषा है प्रोफेसर नेप की। नेप क्या कह रहे हैं, कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा बन जाती है। क्या बन जाती है, मुद्रा। जो राज्य के द्वारा, जो सरकार के द्वारा घोषित कर दी जाए, ये तो हम पहले भी समझ चुके हैं कि सरकार के द्वारा घोषित कर दी जाती है तो मुद्रा बन जाती है। लेकिन केवल सरकार के द्वारा घोषित होना, उसको यदि लोग स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा। अब सरकार, जैसे कि इस मुद्रा की समस्या क्या थी कि अर्थशास्त्रियों ने क्या देखा था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो जर्मनी के जो नागरिक थे उन्होंने अपने देश की मुद्रा को मानने से इनकार कर दिया था। अब ये स्थिति जब उनके सामने आई तो इन्होंने क्या बोला कि भाई आपने जो घोषित किया है कि कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा घोषित कर दी जाती है मुद्रा बन जाती है। अब यदि मुद्रा घोषित करेंगे और लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया तो उस स्थिति में क्या होगा, आपकी जो परिभाषा है वो काम नहीं आएगी। जर्मन के लोगों ने क्या किया, जर्मनी की मुद्रा थी उस समय मार्क, उस समय की स्थिति में मार्क थी। अब जब विश्व युद्ध हुआ तो उस समय जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा मुद्रास्फीति हुई, कई सारी मुद्रा बाजार में आ गई। अब ज़्यादा मुद्रा बाजार में आ जाती है तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लोगों ने क्या किया, उसको मानने से इनकार कर दिया। अब जो जर्मनी के लोग थे वो या तो डॉलर में लेन देन करते थे या यूरोपीय संघ की जो मुद्रा थी यूरो, उसमें लेन देन करने लगे। अभी वर्तमान में जर्मनी में भी यूरो ही प्रयोग में लाया जाता है। तो उस समय लोगों का विश्वास जो है जर्मनी की मुद्रा से उठ गया था। तो अर्थशास्त्रियों के मन में जब ये विचार आया तो इस परिभाषा को भी क्या कर दिया, अमान्य कर दिया। मतलब इसमें भी दोष निकाल दिया कि ये परिभाषा सही नहीं है। इसमें क्या है, सरकारी स्वीकृति है जिसको कई परिस्थितियों में हम मान्य नहीं कर सकते, मान्यता नहीं दे सकते। इसके बाद समझते हैं प्रोफेसर टॉमस की परिभाषा। प्रोफेसर टॉमस ने क्या कहा, मुद्रा समुदाय के सभी सदस्यों के ऊपर एक प्रकार का अधिकार है, एक ऐसा आदेश या वचन है जिसे उसका स्वामी अपनी इच्छा अनुसार कभी भी पूरा कर सकता है। एक प्रकार का वचन या आदेश। इस वचन या आदेश को हम हमारी मुद्रा में भी देख सकते हैं। आप हमारे 10 रुपए का नोट देख लीजिए, 20 रुपए का नोट देख लीजिए, 100 रुपए का, 2000 का, किसी का भी नोट देखेंगे उसमें लिखा रहता है। 10 रुपए का नोट होगा तो उसमें लिखा रहेगा मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। 50 रुपए का नोट होगा तो उस पर लिखा रहेगा मैं धारक को 50 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ये उसी आदेश और वचन की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, उसका स्वामी अपनी इच्छा से के अनुसार कभी भी पूरा कर सकता है। वह स्वयं साध्य नहीं है, स्वयं कोई साध्य नहीं है, बल्कि अन्य व्यक्तियों की वस्तुओं और सेवाओं पर क्या करना है, अधिकार जमाने का केवल साधन मात्र है। क्या है, दूसरे व्यक्तियों की वस्तुओं एवं सेवाओं पर अधिकार जमा सकते हैं हम मुद्रा के द्वारा। क्या कर देते हैं, उसको मुद्रा देंगे और वो वस्तुएं और सेवाएं क्या हो जाएंगी, हमारे अधिकार में हो जाएंगी। ये इनका कहना है। तो इन्होंने क्या कर दिया है, मुद्रा का एक प्रकार से अच्छा वर्णन कर दिया है। प्रोफेसर टॉमस ने क्या किया है, मुद्रा का वर्णन कर दिया एक प्रकार से। तो मुद्रा की जो परिभाषा होनी चाहिए वो छोटी परिभाषा होनी चाहिए जिसमें कि मुद्रा का क्या हो, महत्व भी आ जाए, उसका अर्थ भी समझ में आए, उसके कार्य भी समझ में आए। एक ऐसी परिभाषा की अर्थशास्त्री तलाश कर रहे थे। ठीक है, कि जो कोई व्यक्ति सजेस्ट कर सके। तो इन्होंने जो परिभाषा दी तो ये तो क्या थी, मुद्रा का एक प्रकार से वर्णन थी। तो इसको ज़्यादा कोई महत्व नहीं दिया गया अर्थशास्त्र में। उसके बाद कई अर्थशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी। वॉकर ने परिभाषा दी, किनले ने परिभाषा दी, क्राउथर ने, केंट ने आदि कई अर्थशास्त्रियों ने प्रकृति के आधार पर जो है मुद्रा को परिभाषित किया अर्थशास्त्र में।
उसके बाद जो क्राउथर की परिभाषा थी, प्रोफेसर क्राउथर की परिभाषा को काफ़ी महत्व दिया जाता है अर्थशास्त्र में और इनकी परिभाषा बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। चलिए इनकी परिभाषा समझें। कोई वस्तु जो विनिमय के साधन के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है। हमने यहाँ पर क्या समझा, स्टार्टिंग में हमने समझा विनिमय का माध्यम होती है, ठीक है। उसके बाद जो विनिमय के साधन के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है और उसी समय मूल्य का मापन एवं मूल्य संचय के कार्य को करती है, मुद्रा कहलाती है। मूल्य का संचय करती है, मूल्य का मापन करती है। इन्होंने क्या कर दिया, देखिए वस्तु विनिमय का माध्यम है ये भी बता दिया, मूल्य का संचय करती है ये भी बता दिया, मूल्य का मापन करती है ये भी बता दिया, और सामान्यतः स्वीकार की जाती है, मतलब सभी लोगों के द्वारा जो स्वीकारी जाती है। अब जैसे हमारा रुपया है, देश के सभी नागरिक इसको स्वीकार करते हैं, कोई दुकानदार इसको लेने से मना कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। ये क्या होती है, स्वीकारता होती है। तो सभी लोगों के द्वारा स्वीकार की जाती है और विनिमय का माध्यम होती है, मूल्य का मापन एवं संचय करती है, वो वस्तु मुद्रा कहलाती है। इनकी जो परिभाषा है बेस्ट परिभाषा मानी जाती है। मतलब अभी तक जो परिभाषा है हमने समझी, देखिए कोई छोटी है, विस्तृत है, उसका अर्थ बहुत विस्तृत निकलता है, छोटी परिभाषा है। अब हमें क्या करना है, अब मान लीजिए हमारी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए, कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होती है। यदि 1 मार्क्स का प्रश्न आता है तो इन सभी का निष्कर्ष के रूप में हमें एक परिभाषा बनानी है। हम क्या परिभाषा बना सकते हैं, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक तथा मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र तथा सामान्य रूप से लोगों द्वारा स्वीकार की जाती है। ये परिभाषा लिख सकते हैं हम 1 मार्क्स के प्रश्न में, ठीक है। अब यदि प्रश्न जो है वो 5 मार्क्स के लिए या फिर 10 मार्क्स के लिए आता है, 5 मार्क्स के लिए आता है तो भी हमें थोड़ी सी बड़ी परिभाषा लिखनी पड़ेगी। हम क्या कह सकते हैं, मुद्रा आम तौर पर क्या होता है, किसी देश की सरकार के द्वारा मान्य एक ऐसी वस्तु या विधिग्रह होती है जो सभी लोगों के द्वारा मान्य होती है, स्वीकार होती है और जो लेन देन में प्रयोग की जाती है, जिससे मूल्य का संचय, मूल्य का मापन होता है, ये हम कह सकते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे कि अर्थशास्त्र में मुद्रा को गुण और कार्य के आधार पर कई अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषित किया है, ये लिखेंगे। इसके बाद हम इसको 2 भागों में बांटा जाता है, ये लिख देंगे, विस्तार संबंधी परिभाषा और प्रकृति संबंधी परिभाषा। विस्तार संबंधी परिभाषा में किसी एक की परिभाषा लिखेंगे और उसकी थोड़ी सी व्याख्या करेंगे। प्रकृति संबंधी परिभाषाओं में एक किसी की परिभाषा लिखेंगे, उसकी थोड़ी सी व्याख्या करेंगे। उसके बाद एक निष्कर्ष के रूप में अपनी परिभाषा देंगे, जिससे हमारा जो आंसर होगा वो सर्वश्रेष्ठ आंसर होगा। 5 में से 5 मार्क्स हमें प्राप्त होंगे। और यदि 10 मार्क्स का आता है तो फिर 2-3 परिभाषाएं आपको विस्तार संबंधी ज्ञात करनी होंगी, उन्हें याद रखना पड़ेगा। इसके बाद प्रकृति संबंधी परिभाषाओं में भी 2-3 परिभाषाएं आपको याद रखनी होंगी। साथ में जो अर्थशास्त्री हैं उनके नाम भी याद रखने होंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सभी चीज़ें हम मेंशन करते हैं तो हमें मार्क्स जो है अच्छे मिलते हैं। तो ये तो समझ में हमें आ गया पूरा क्या, मुद्रा। अब मुद्रा में कोई डाउट हो सकता है क्या हमें, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। मैंने हर एक पॉइंट को पकड़ने की कोशिश की है और आपको समझाने का प्रयास किया है। तो फिर भी आपको कोई डाउट लगता है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।